नाज़रीन, दुनिया में एक कानून कुदरत भी मौजूद है। कानून कुदरत का मतलब यह है कि ऊपर वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिसने ये दुनिया बनाई है, उसका भी एक अपना कानून इस दुनिया के अंदर मौजूद है। और जुल्म, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जुल्म जब ज़मीन पे एक हद से ज़्यादा, किसी भी हिस्से में एक हद से ज़्यादा जब बढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून हरकत में आ जाता है। और जब वो हरकत में आता है तो फिर ज़ालिमों को छुपने की जगह नहीं मिल रही होती, उनकी जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। रोहिंग्या मुसलमान बज़ाहिर आपको बहुत ही कमज़ोर और वीक किस्म की कम्युनिटी नज़र आता है। इनके ऊपर जुल्म के बहुत ज़्यादा पहाड़ तोड़े गए। हमने देखा कि किस तरह से इनके ऊपर बेशुमार ज़्यादतियाँ की गई। इनको उन घरों से निकाला गया, उन ज़मीनों से निकाला गया जहाँ पर ये और इनके आबा व अजदाद, इनके फोर फादर सदियों से रह रहे थे। उन ज़मीनों से इनको खदेड़ खदेड़ के निकाला गया। और यही मिलिट्री जनता थी और यही डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी जो कि आजकल आपस में लड़ रही है ना, ये सारे आपस में एक ही हुआ करते थे। आंग सान सूकी साहिबा जो थी वो अपनी मिलिट्री की और दहशतगर्द जत्थे जो इनके मुल्क में थे उनको सपोर्ट करती थी इंटरनेशनल लेवल पर कि नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बीबीसी की तरह 2016 की खबर देख लीजिए, म्यांमार वांट्स इथनिक क्लिनजिंग ऑफ रोहिंग्या। अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसको कंफर्म किया कि इथनिक क्लिनजिंग यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। इतना वहाँ पर इनको तंग किया गया और इतना वहाँ पर इनको मारा गया कि मजबूरी की हालत में बहुत बड़ी तादाद में रोहिंग्या वहाँ से निकल गए। कोई 12 लाख के ऊपर तो रोहिंग्या बांग्लादेश के अंदर आकर पनाह गुज़ीर हो गए। उसके बाद आप देखिए कि सूरत हाल वहाँ पर क्या बनी। रखाइन स्टेट के अंदर जुल्म था, ऑब्वियसली ये जुल्म था। किसी को अपने घरों से निकालना, उनके औरतों और बच्चों पे टॉर्चर करना, ये जुल्म ही है। अब आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, नेशनलिज्म का या किसी का भी दे दीजिए, लेकिन ये जुल्म ही है। फ्रंटियर म्यांमार का एक न्यूज़ आउटलेट, इन्होंने 2018 में ये जुल्म होने के 2 साल के बाद क्या लिखा, रखाइन सीक मुस्लिम फ्री बफर जोन ऑन बांग्लादेशी बॉर्डर। इतनी नफरत, इतना ज़्यादा तासुब कि मुस्लिम फ्री बफर जोन भी चाहिए हमें रखाइन स्टेट के अंदर, कि जहाँ पर कोई मुसलमान ना हो। अंदर से तो खदेड़ के बाहर निकाल दिया ना उधर बांग्लादेश की तरफ। अब बांग्लादेश और म्यांमार के जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर भी बफर जोन होना चाहिए। नई फरमाइश आ गई। कहते हैं कि रतीडोंग टाउनशिप बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैंग लिम्पली फ्रॉम बाम्बू पोल्स एट द एंट्रेंस टू कोई टैंकॉक, अ मॉडल विलेज for ethnic Rakhine migrants shuttled north to repopulate an area once dominated by Rohingya Muslims। रोहिंग्या मुसलमान जहाँ पर सदियों से लेकर आबाद थे, किसी के बाप की ज़मीन नहीं थी, इन्हीं की अपनी ज़मीन थी, इन्हीं के अपने घर थे, इन्हीं के खेत थे। इनकी यहाँ पर रियासत भी हुआ करती थी एक दौर में, अपनी रियासत, इनकी अपनी स्टेट इस इलाके के अंदर। लेकिन इनको निकाला गया, बाय फोर्स निकाला गया। और निकाला किसने? जो कि इनसे टैक्स लेते थे, जिन्होंने इनकी प्रोटेक्शन करनी थी, मिलिट्री वालों ने, और बाकी के उनके जो इंतहा पसंद जत्थे थे उन्होंने इनको निकाल दिया। और आगे प्लान ये बना जी कि इसको ना रीपॉपुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ मुसलमानों को निकाल के तो बुद्धिस्ट जो बरादरी है उसके लोगों को लाकर यहाँ पर हम बसाएंगे। ये प्लान बना। अब जुल्म जब, वही बात कि जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो ऊपर वाले का कानून हरकत में आ गया। और आज का म्यांमार क्या बना हुआ है, यानी जैसे ही इनको निकाला गया तो आप देखिए म्यांमार का नक्शा ही बदल गया। वहाँ पर ऐसी ऐसी आज़ादी की तहरीकें चली हैं कि वही मिलिट्री जनता रोज़ाना जूते खा रही है सेपरेटिस्टों के हाथों, रोज़ाना मार खा रही है। बहुत सारे इलाके उनके हाथ से चले गए। वहाँ पर सेपरेटिस्ट तंजीमों का राज है, उनकी हुकूमत बन गई है, डी-फैक्टो कंट्रीज़ बन गए हैं। ख़ासतौर पर ये जो चाइना के बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर तो आज़ादी के ऐलान भी कर दिए 2-3 ग्रुप्स ने। और इसके अलावा इंडिया का बॉर्डर जहाँ पर लगता है तो वहाँ पर कोई रिट नहीं है म्यांमार की मिलिट्री की। तो डी-फैक्टो यहाँ पर मुल्क बन चुके हैं, ऑलरेडी कई सारे मुल्क बन चुके हैं और वो अपनी यहाँ पर सल्तनत चला रहे हैं। मिनिस्ट्रीज़ भी उन्होंने अनाउंस करके रखी हुई हैं। तो मुल्क ही उस शक्ल में ना रहा जिस शक्ल में ये पहले था। पहले स्टेबल था, एक मुल्क लग रहा था कि प्रॉपरली मुल्क है, लेकिन आप देखें जब ये सारी सूरत हाल हुई तो मुल्क का नक्शा ही चेंज हो गया। अच्छा, वही आंग सान सूकी जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पे लहक लहक के सफाइयाँ देती थी कि नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक करें, जेल में पड़ी हुई है।
जेल में पड़ी हुई है, उन्हीं लोगों ने जेल में डाल के रखा हुआ है जो कि इनसे बयानात दिलवाते थे रोहिंग्या के खिलाफ और उन दहशतगर्दों के हक में जो कि रोहिंग्या बरादरी के लोगों को तंग करते थे। तो रोहिंग्या के जाते साथ ही पूरा का पूरा म्यांमार ही डिस्टेबलाइज हो गया और अब उसका अपना वजूद सिंगल पीस में नियर फ्यूचर में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह से बरकरार रहेगा। अब तो देखें उसमें क्रिश्चियन कंट्री बनाने की भी बात हो रही है कि उसकी जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड उनके जो ज़मीनें हैं वहाँ पर कोई मुल्क बनेगा, क्रिश्चियन मुल्क। इस तरह की थ्योरीज भी चल रही हैं। अच्छा, क्रिश्चियन वहाँ पर जो जत्थे हैं वो भी लड़ रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि यार इन्होंने जब मुसलमानों के साथ ये किया है तो कल को हमारे साथ भी कर सकते हैं, तो वो भी वहाँ पर इंसर्जेंसी उनकी भी तेज़ हो गई है ना। इस सब का लेकिन जो असर पड़ा है बहुत ज़्यादा वो बांग्लादेश के ऊपर नो डाउट पड़ा। जाहिर सी बात है, जब एकदम से 10-12 लाख लोग आ जाएंगे तो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ना है, सारा कुछ होना है। लेकिन एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल मुआशरे की तरह बांग्लादेश के लोगों ने रोहिंग्या लोगों को पनाह दी और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जब भी इस रीजन की हिस्ट्री लिखी जाएगी, बांग्लादेश का किरदार, बांग्लादेशियों का रोल उसमें सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि इन्होंने ऐसा रोल प्ले किया है जो कि इंसानियत इनसे डिमांड कर रही थी। ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंडिया की तरह इन्होंने बॉर्डर्स बंद नहीं किए कि यहाँ पर रोहिंग्या ना आए। उधर वो टॉर्चर किए जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, इंडिया ने अपने बॉर्डर्स बंद किए थे। इंडिया इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहा था, इनका मीडिया इनके खिलाफ, यानी जिनको मार पड़ रही थी, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था, जालिम को नहीं मजलूम को ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये मजलूम जो है वही असल में आतंकी है। लेकिन बांग्लादेश में सूरत हाल मुख्तलिफ रही। वहाँ पर इनके लिए एक आपको एक्सेप्टेंस नज़र आई, लेकिन जाहिर सी बात है कैपेसिटी है बांग्लादेश की और वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उन्होंने रोहिंग्या के मुसलमान जो है उनको अकोमोडेट किया। नाउ काफ़ी अरसे तक बांग्लादेश कहता रहा है म्यांमार वालों को भी कि इनको वापस लेकर इनकी जो ज़मीनें हैं वहाँ पर सेटल करिए, आप इनको इस तरह से निकाल नहीं सकते अपनी ज़मीनों से, ये इन्हीं की ज़मीनें हैं, इन्हीं के घर हैं, इनको रीसेटल करें। लेकिन इनकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। तो अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशंस से कहा है, वो यूनाइटेड नेशंस जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है कि इतनी क्लिनजिंग हुई है और इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, तो उनको बांग्लादेश ने एक नया सुझाव दिया है और बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। बांग्लादेश ने कहा है यूनाइटेड नेशंस को कि यहाँ पर रखाइन स्टेट के अंदर, यानी वो स्टेट जो कि रोहिंग्या मुसलमानों का क्लेम है जिस ज़मीन के ऊपर, तो बांग्लादेश ने कहा है कि आप यहाँ पर अपनी निगरानी में अपनी पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर लेकर आइए और उनकी मदद से रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सेफ जोन बनाइए, यानी कि एक ऐसी रियासत बनाइए जो कि आपकी निगरानी में आपके फौजियों की प्रोटेक्शन के अंदर हो और वहाँ पर लाकर तो इन रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर सेटल करिए। ना ये वो सुझाव है जिस पे यकीनी तौर पर चाइनीज़ को भी आपत्ति नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा, अमेरिकन्स को भी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। और बांग्लादेश तो खैर वैसे ही सपोर्टर है इस सुझाव का, तो उन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त सुझाव पिछले दिनों, मेरे ख्याल से ये 14-15 तारीख को यूनाइटेड नेशंस को कहा है बांग्लादेश ने, मोहम्मद यूनुस साहब ने प्रपोज किया है ये कि आप यहाँ पर ना एक सेफ जोन बनाइए, उसके अंदर रोहिंग्या के मुसलमानों को लाकर सेटल करिए। ना ये आप कह सकते हैं कि इनिशियल फॉर्म है रोहिंग्या के अपने स्टेट की कह लें या फिर मुल्क की कह लें, ये इनिशियल फॉर्म है। आगे चलकर जाहिर सी बात है हमेशा तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस नहीं रहेंगी ना, आगे चलकर इसको किसी स्टेट या फिर किसी मुल्क की शक्ल दी जा सकती है। अनादुलू एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट चीफ कॉल्स फॉर UN बैक्ड सेफ जोन इन म्यांमार रखाइन। मोहम्मद यूनुस प्रोपोजेस सेफ जोन टू एड डिस्प्लेस्ड एंड रिड्यूस रोहिंग्या रिफ्यूज इनफ्लक्स। मजीद उन्होंने कहा कि यूनिस मेड दी सजेशन ड्यूरिंग अ मीटिंग विद थॉमस एंड्रयू द United Nations Special Rapporteur on Human Rights in Myanmar held at his office in Dhaka. He described the proposed safe zone as potentially the best way to get aid to affected communities, calling it a good beginning toward resolving the crisis and reducing the flow of refugees into Bangladesh. Andrew agreed that the situation in Rakhine has escalated into an enormous crisis with millions displaced and urgent need for humanitarian aid, particularly for Rohingya. तो यहाँ पर
एक बड़ा ही ज़बरदस्त सुझाव इन्होंने दिया है। और ये देखें आपको अप्रोच नज़र आ रही है, नई जो सरकार है उनकी तरफ से एक प्रैक्टिकली अप्रोच नज़र आ रही है इस मसले को हल करने के हवाले से। पिछली जो सरकार थी वो बिला वजह की जो प्लेयर्स हैं ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर इंडिया की तरफ वो बहुत ज़्यादा देख रहे थे इस मामले में भी कि वो कुछ करें और यहाँ पर रोहिंग्या का मामला हमें हल करके दें। अब इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है आप मामला लटका रहे हैं, बिकॉज इंडियंस आर नॉट प्लेयर हेयर। उनका क्या काम है यहाँ पे रखाइन के अंदर? वो कोई यहाँ पर म्यांमार के ऊपर असर है उनका, कोई डिप्लोमेटिक असर है, मिलिट्री असर है? नहीं भाई, मिलिट्री जनता उनको देखती नहीं है उस तरह से। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थोड़ी है इंडिया का म्यांमार के ऊपर। चाइनीज़ का आप कह सकते हैं, लेकिन इनका नहीं है इंडिया का। उनके खुद के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं, बंद हो गया वहाँ पर इंडिया का जो कलादन प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन ये जो सरकार है इनकी तरफ से आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आ रही है इस मसले को रिजॉल्व करने के हवाले से। अब देखते हैं कि इससे सुझाव का क्या बनता है, इसको फॉलो करेंगे और देखते हैं कि डिप्लोमेटिक सतह पर क्या क्या एंगेजमेंट्स बांग्लादेश की तरफ से होती हैं इस मसले के लिए आलमी बरादरी की हिमायत हासिल करने के हवाले से।